Welcome to the class. A very good morning to all of you. In the previous class, we were discussing about GM crops. ठीक है, तो GM crops के हमने दो फायदे पढ़ लिए थे. फर्स्ट इज बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है, ये हमारा दूसरा था. और पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो पिछली क्लासेस में हमने दो फायदे कवर कर लिए थे जीएम क्रॉप्स के. ठीक है, आज है हमारा तीसरा जो जीएम क्रॉप्स का फायदा है, बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स. इसमें है हर्बिसाइड टॉलरेंस. हर्बिसाइड टॉलरेंस, ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंस. तो आप हेडिंग डाल लीजिए हर्बिसाइड टॉलरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं? वीडीसाइड टॉलरेंस भी बोलते हैं. हर्बिसाइड टॉलरेंस HT. इसको बोलते हैं वीडीसाइड टॉलरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, वीडीसाइड टॉलरेंस. तो ये हर्ब्स क्या होते हैं या वीड क्या होता है? तो जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, जब कोई खेत में हम फसल लगाते हैं, तो उसमें जो मेन प्लांट है उसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्लांट्स दिया जाते हैं. जो एडिशनल प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये आसपास के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और जो मेन प्लांट है उसको नहीं लेने देते. मतलब मेन प्लांट की ग्रोथ कम हो पाती है और जो वीड होता है अपने आप को जल्दी से ग्रो कर लेता है. ठीक है, वीड जो एडिशनल प्लांट्स होते हैं ना, या उनको हर्ब्स भी बोलते हैं, वीड या हर्ब्स. तो नुकसान होता है इससे ना, हमें एडिशनल कुछ दवा छिड़कनी पड़ती है. किसके लिए? वीड के लिए. वीड के लिए हमें एडिशनल दवा छिड़कनी पड़ती है. उसका क्या नाम होता है? ग्लूफोसाइनेट. क्या नाम होता है? ग्लूफोसाइनेट. ठीक है, तो ये जो है वीड है, ये अनवांटेड प्लांट. अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट. ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड. डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड which decrease in productivity. प्रोडक्टिविटी में क्यों ये डिक्रीज कैसे करते हैं? क्योंकि आसपास का सारा न्यूट्रिएंट्स, पानी, ये सब कौन ले लेता है? वीड ले लेता है. तो मेन प्लांट्स को नहीं मिल पाता है. तो जो केमिकल हम छिड़कते हैं वीड को मारने के लिए, उसका क्या नाम है? ग्लूफोसाइनेट. जो ग्लूफोसाइनेट, ठीक है. तो जब ग्लूफोसाइनेट छिड़क देंगे तो वीड मर जाएगा, लेकिन जो मेन प्लांट है वो बढ़िया से ग्रो करेगा. उस पर कोई निगेटिव असर नहीं होगा. मेन प्लांट पे उस पर कोई भी असर नहीं होगा. ठीक है, केवल ये वीड को नष्ट करने के लिए ग्लूफोसाइनेट छिड़कते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया, जैसे सरसों है और कई सारे प्लांट्स हैं, उसमें मतलब सरसों में देखा गया मेनली, कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया कि ये ग्लूफोसाइनेट छिड़कने से वीड तो मर रहा है, लेकिन वीड के साथ साथ मेन प्लांट, मेन क्रॉप फील्ड है, जो मेन क्रॉप है उसको भी नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो उसमें हम ग्लूफोसाइनेट नहीं छिड़क सकते ना. अगर ग्लूफोसाइनेट छिड़केंगे तो जो मेन प्लांट है वो भी नष्ट हो जाएगा. राइट. तो कोई ऐसी वैरायटी हमें बनानी पड़ेगी. केवल एक ही ऑप्शन है उसका. अगर ऐसे प्लांट्स में दो ऑप्शन है, या तो उसका मैनुअल पिकिंग करें हम, तो मैनुअल पिकिंग करने से लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है. ठीक है, या फिर कोई ऐसी दवा छिड़कें जो क्या करे? वीडीसाइड टॉलरेंस हो, है ना. मतलब मेन प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे उससे. समझ में आ गया? तो साइंटिस्ट ने ऐसी वैरायटी डेवलप की. सरसों में मेनली होता था. सरसों में सरसों का तेल निकलता है ना, तेल काम आता है, उसमें एडिबल ऑयल है. तो सरसों को बाहर से तेल को हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल पूरा नहीं कर पाते हैं. तो
सरसों की खेती 30% प्रभावित थी। किस लिए? क्योंकि हमारे पास ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस वाली सरसों नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया क्या? ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस वाली सरसों, मतलब उस पर ग्लूकोसाइनेट का असर नहीं पड़ेगा। तो कैसे डेवलप किया? एक नई वैरायटी डेवलप की सरसों की, ठीक है, जिसको कहते हैं जीएम सरसों, जीएम सरसों या फिर DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। DMH11 उसको क्या बोलते हैं? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए पहला पॉइंट, टू मैनेज वीड ग्लूकोसाइनेट is used in the crop field. Glufosinate is used in the crop field, but this cannot be used at mustard crop. Because mustard crop will also be killed with this chemical. ठीक है। तो केवल एक मैनुअल पिकिंग ऑप्शन बचा था, लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती थी। टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट पॉइंट है, टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स HT variety has been developed. HT variety, HT herbicide tolerance, HT variety has been developed by Delhi University, under the guidance of Dr. Deepak Pental, ठीक है। तो दीपक पेंटल ये वाइस चांसलर थे DU के, राइट, और बायो साइंटिस्ट भी थे। तो इनके लीडरशिप में एक नई वैरायटी डेवलप करी गई, ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस। दिस HT mustard is known as DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका नाम रखा गया, ठीक है। DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये नई वैरायटी डेवलप की गई। किसके लीडरशिप में? डॉक्टर दीपक पेंटल के लीडरशिप में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई, राइट। तो इंडिया में सरसों उगती थी वो वरुणा मस्टर्ड उगती थी, ठीक है। कैसे उन्होंने क्या क्या किया, क्या जेनेटिक चेंजेस किए, हम वो आपको बताएंगे। जो इंडिया में सरसों उगती थी वरुणा मस्टर्ड, ठीक है। तो ये वरुणा मस्टर्ड ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस नहीं थी, तो 30% पैदावार हमारी सरसों की प्रभावित होती थी इससे, ठीक है। तो वरुणा मस्टर्ड में क्या जेनेटिक चेंजेस किए गए? तो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 बनाया गया ना, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो इसमें दो चेंज किए गए, इसमें हाइब्रिड भी बढ़ा रहा है, एक तो हाइब्रिड का भी यूज किया गया और दूसरा जेनेटिक चेंजेस भी किए गए, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज किया गया, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, हाइब्रिड में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो हाइब्रिड वो होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू या क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो बनता है वो हाइब्रिड होता है। तो कई बार क्या कराया जाता है, दो वैरायटीज का क्रॉस करा दिया जाता है। तो क्रॉस कराने के बाद जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। तो जो आ जाते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब हाइब्रिड में क्या कराया जाता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, हाइब्रिड मेथड में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है या क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक है।
और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो जीन इंसर्ट किया जाता है, किसमें? प्लांट में, राइट। तो ये हाइब्रिड और जेनेटिक, इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड में क्या, जो अपने यहाँ वरुणा होती थी, तो वरुणा को लिया गया, वरुणा को लिया गया, और वरुणा मस्टर्ड और हीरा मस्टर्ड, हीरा मस्टर्ड, ठीक है। वरुणा मस्टर्ड और हीरा मस्टर्ड दोनों को लिया गया, दोनों का क्रॉस कराया गया। इसमें मिलाया गया बार्नेज जीन, ठीक है। इसमें मिलाया गया बार जीन। ये बार जीन क्या था? ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस होता है, ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बार जीन क्या होता है? ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस होता है। और बार्नेज जीन बताएंगे अभी। इसका, इन दोनों का जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, साथ ही इसमें एक जीन और मिलाया गया, बार स्टार जीन, बार स्टार जीन, ठीक है। बार्नेज जीन, बार जीन और बार स्टार जीन, पहले इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया और ये इन 3 जीन का भी यूज किया गया। तो इससे जो नई वैरायटी की सरसों बनी उसको कहते हैं DMH11, DMH11 या फिर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। तो बार जीन क्या था? बार जीन है ये फॉर मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। और बार स्टार जीन टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ, बार जीन, या फिर टू रिमूव द मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि ये बार जीन क्या करता था, मतलब टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ बार्नेज जीन, ठीक है, बार्नेज जीन। तो ये बार्नेज जीन क्या करता था? मेल स्टेरिलिटी के लिए बार्नेज जीन यूज किया गया था, मेल स्टेरिलिटी। तो क्यों किया गया इसको? क्यों इसमें डायरेक्ट ये ग्लूकोसाइनेट इसमें क्यों नहीं मिला दिया गया? वरुणा वाली में, अगर डायरेक्ट ग्लूकोसाइनेट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो किसमें मिलाया गया? हीरा मस्टर्ड में लेके मिलाया गया, क्या? बारजीन, ठीक है, ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस बनाने के लिए सरसों को। अब इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करा के DMH11 एक नई वैरायटी बनाई गई। तो सरसों के फूल में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोलते हैं ना। सरसों का फूल सेल्फ पॉलिनेट करता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? हमें ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस चाहिए था सरसों। तो जब सरसों का फूल आपस में ही शादी कर लेता है, अपने से ही शादी कर लेता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन देसी भाषा में, ठीक है। तो मान लीजिए ये जीन नहीं मिलाते तो इसका मेल पोर्शन भी रहता, वरुणा वाला भी और हीरा वाला भी रहता, ठीक है। तो इसका, जब इसमें बार्नेज जीन नहीं मिलाते तो इसका मेल पोर्शन इसी की फीमेल से शादी कर लेता, इसी के फीमेल से पॉलिनेट करता, राइट। तो इसका हम पहले स्टेरिलिटी के लिए, मेल स्टेरिलिटी मतलब मेल खत्म, इसमें अब मेल नहीं बचा, केवल फीमेल पार्ट इसका बचा। और इसका वाला मेल क्या करता है? इसके साथ क्रॉस पॉलिनेट करता है, क्रॉस ब्रीडिंग करता है। क्रॉस करने के बाद अब जो वरुणा मस्टर्ड में बार्नेज जीन था, ये क्या कर दिया था? उसको स्टेरलाइज कर दिया था मेल को। अब मेल की स्टेरिलिटी को भी खत्म करना ना, तो उसके लिए हमें एक नया जीन यूज किया गया, क्या? बार स्टार जीन, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ बार्नेज जीन, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा।
इससे जो सरसों बनी वो DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। जो नया सरसों बनेगा DMH11, कौन कौन से जीन यूज किए गए, बार्नेज जीन, बार जीन, बार स्टार जीन, राइट। इसको बना लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, DMH11 is a DMH11 is a genetically modified hybrid crop. DMH11 is a genetically modified hybrid crop where three genes from soil bacteria have been inserted by genetic engineering. Bar gene is responsible for herbicide tolerance. Right? Next point. Glufosinate ऐसे लिखा जाएगा, Glufosinate can be used on DMH11 and better weed management can be done, which will increase the crop productivity by 30%. Next point. In Feb 2023, Government of India has approved the environmental release of DMH11. मतलब एक इन्वायरमेंटल रिलीज होता है टेस्टिंग के लिए, उसके बाद कॉमर्शियल रिलीज फाइनल लास्ट में होता है ना, कई तरह के टेस्टिंग के थ्रू गुजरता है ना। कोई भी अगर क्रॉप है उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग जब करी जाती है तो कई टेस्टिंग के थ्रू गुजरता है, राइट। तो लिखिए, इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ DMH11 so that its impact on environment can be studied, and after that the cultivation of DMH11 will be start. ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल रिलीज होगा, ये केवल टेस्टिंग के लिए होगा, राइट। खेतों में लगाई जाएगी ये इन्वायरमेंटल रिलीज में, लेकिन खेत में बेचने के लिए नहीं, केवल स्टडी पर्पस के लिए, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं, केवल स्टडी पर्पस के लिए लगाई जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ DMH11 will be accepted for commercial cultivation in future. This will probably be the second GM crop in India. And first food crop in India accepted for commercial cultivation.
तो ये सेकंड जीएम क्रॉप होगी। पहली जीएम क्रॉप कौन सी आ चुकी है? बीटी कॉटन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर बीटी कॉटन पढ़ा कि नहीं? बीटी कॉटन अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो जीएम क्रॉप थी वो बीटी कॉटन थी। सेकंड जीएम क्रॉप कौन सी हो सकती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये हो सकती है सरसों की, DMH11। और फर्स्ट फूड क्रॉप हो सकती है, क्योंकि जो बीटी कॉटन है वो फूड क्रॉप नहीं, वो कैश क्रॉप है, ठीक। तो अभी DMH11 की कमर्शियल कल्टीवेशन के परमिशन अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, केवल इन्वायरमेंटल रिलीज हुआ है। क्या पता आगे आने वाले कुछ समय में कमर्शियल कल्टीवेशन होना भी स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट खत्म हो गया, हर्बिसाइड टॉलरेंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, अगली हेडिंग डाल लीजिए। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। तो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट होता है कीड़ा जो मार देता है किसको? फल को, पेड़ को मार देता है पेस्ट। पेस्ट अटैक सुना होगा ना आपने। तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप क्या होती है? जिसपे पेस्ट का असर ही ना पड़े, वो है पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, पेस्ट का असर ना पड़े। तो इसमें हमने क्या कौन कौन सी, जैसे बीटी कॉटन बना लिया, ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस है। बीटी ब्रिंजल, राइट, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मेज। बीटी मेज अपने यहाँ नहीं, अमेरिका में है, लेकिन ये सब पेस्ट रेजिस्टेंस है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ जो कॉटन था, कॉटन का प्रोडक्शन विदर्भ क्षेत्र में होता है, ठीक है। गुजरात वाला थोड़े एरिया में होता है, महाराष्ट्र वाले थोड़े एरिया में होता है कॉटन का प्रोडक्शन। कॉटन जो है कैश क्रॉप है, ठीक है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का। तो हम यूज करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहला कौन है? चाइना। आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो यूज करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन कॉटन की पैदावार कम हो रही थी, जिससे कॉटन वाले जो फार्मर थे वो सुसाइड कर लेते थे। क्यों पैदावार कम क्यों हो रही थी? क्योंकि जो कॉटन है इसका जब प्लांट बड़ा होता है उसी टाइम इसमें एक पेस्ट मतलब एक कीड़ा लग जाता है, पेस्ट। उसका नाम है बालवार्म। क्या है? बालवार्म कीड़ा लग जाता है, जो किसको मार देता है? कॉटन को मार देता है, प्लांट को मार देता है। इससे पैदावार बहुत ज़्यादा कम होती थी, मतलब बहुत कम होती थी, राइट। तो इससे छुटकारा, किसान बहुत परेशान थे, किसान सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि किसान की तो सारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? पैदावार पे डिपेंड करती है। तो इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया? एक कॉटन की नई वैरायटी डेवलप की गई, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। उसमें क्या होगा? उसमें जो ये बालवार्म कीड़ा है, इसको मारने वाला प्रोटीन भी डाल दिया गया उसके जीन में, ठीक है। तो जैसे बालवार्म कीड़ा आएगा उसको कौन मार देगा? कॉटन का प्लांट खुद ही मार देगा। पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुका है वो, ठीक है। जो पेस्ट आएगा असर नहीं करेगा उस पर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोटीन डाल दी गई है। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, राइट। इसमें क्या किया गया? जो कॉटन था, क्योंकि यही एक ऑप्शन हमारे पास बचा था ना कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर हम मान लीजिए जो पेस्ट आ जाते हैं, तो पेस्ट को हटाने के लिए हम दवा का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? दवा का छिड़काव। तो जो पेस्टिसाइड उसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड से क्या क्या असर पड़ता है? एक तो सॉयल पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, अदर प्लांट्स या फिर सॉयल हो गया, कुछ जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं आसपास, वो मर जाते हैं ना। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मर सकते हैं, किससे? पेस्टिसाइड से।
मतलब कैटल हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, इन पे सब पे वो बुरा असर करता है। कैटल हेल्थ, मान लीजिए जानवर गए चरने, वो खा लिए क्या, जिसपे पेस्टिसाइड पड़ा है वो खा लिए, तो जानवर को नुकसान करेगा। अब जानवर के माध्यम से वो इंसानों को भी नुकसान कर देता है। अगर मान लीजिए फल फल खाया, इंसानों ने खाया, तो इंसानों को भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, कैटल हेल्थ हो गया, ह्यूमन हेल्थ। या फिर कई बार जानवरों ने कुछ खाया और हम जानवर से दूध पीते हैं तो हमें भी चला आया, या फिर लोग मांस खाते हैं तो उनमें भी चला गया, राइट। जो भी नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उनमें उनमें भी जा सकता है। तो ह्यूमन हेल्थ पे भी असर करेगा, कैटल हेल्थ पे भी असर करेगा। पेस्टिसाइड जो होगा, जो आसपास के बैक्टीरिया हैं उनको भी मार सकता है। इन्वायरमेंट पे भी बुरा असर पड़ेगा, सॉइल पे, मिट्टी पे भी बुरा असर पड़ेगा, राइट। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरा है। तो पेस्टिसाइड का और महंगा भी है, तो कई सारे उसके पेस्टिसाइड मतलब नहीं यूज करना चाहिए, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर लें जिसके जीन में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग करके वो प्रोटीन डाल दी जाए जो बाल वर्म को मार दे, जो उस कीड़े को मार दे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने नई वैरायटी डेवलप करी। कैसे? कॉटन की जीन में एडिटिंग करके। ये है नॉर्मल कॉटन, ठीक है, इस पे क्राई जीन्स डाल दिया, क्राई 1AB, क्राई 2AB, ये दोनों जीन्स मिक्स करके एक नई वैरायटी बना दी जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, क्राई 1AB, क्राई 2AB जीन्स ये कहाँ से मिले? सॉयल बैक्टीरिया, बीटी। बीटी मतलब बैसिलस थोरिनजेंसिस। एक मिनट, इसको ब्लैक पेन से लिख दें, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ठीक है, बीटी ये है सॉयल बैक्टीरिया, राइट। बीटी क्या है? बैसिलस थोरिनजेंसिस सॉयल बैक्टीरिया है। इससे दो जीन लिए गए, क्राई 1AB, क्राई 2AB, इसको कॉटन में मिक्स कर दिया गया, राइट। और एक नई वैरायटी बनाई गई, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? बालगार्ड इस पे, मतलब बॉलवार्म इस पे असर नहीं करेगा। बॉलवार्म जो कीड़ा था उस पे असर नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक बीटी टॉक्सिन होती है, प्रोटीन बीटी टॉक्सिन, जो बॉलवार्म को मार देगी, किल बॉलवार्म। बीटी टॉक्सिन है जो बॉलवार्म को किल कर देगी, ठीक है। तो इससे पैदावार बढ़ जाएगी, राइट। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। जो ये वाला कॉटन था, इसको कौन, दिस कैन बी डैमेज्ड बाय बॉलवार्म। बॉलवार्म इस पे असर करता था, इसको डैमेज कर देता था कॉटन को। इसमें बैक्टीरिया में लग गया, बीटी कॉटन बन गया। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, वो मार देता है किसको? बॉलवार्म को मार देता है, राइट। तो ये है बीटी कॉटन, इसमें लिख लीजिए बीटी कॉटन में। बीटी कॉटन इज genetically modified cotton species, is genetically modified cotton species developed by Monsanto USA। Monsanto कंपनी का नाम है, Monsanto USA। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्राई जीन्स, क्राई 1AB, क्राई 2AB, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्राई जीन्स, कॉटन प्लांट प्रोड्यूस्ड cotton plant produces a toxic protein which will kill bollworm and protect the crop. Next point, in India
commercial cultivation of BT cotton in India. Commercial cultivation of BT cotton started in 2002. Started in 2002 after approval from GEAC. After approval from GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee. ठीक है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। एट प्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट मोर देन 95% ऑफ कॉटन प्लांटेशन आर ऑफ बीटी कॉटन। मतलब जो 95% आज क्रॉप फील्ड है उनमें कौन सा कॉटन यूज किया, कॉटन लगाया जाता है, बीटी कॉटन। कौन सा कॉटन? बीटी कॉटन, राइट। बीटी कॉटन वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया, बीटी कॉटन वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ऑन एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, तो इंडिया में मॉन्सेंटो किसके साथ काम स्टार्ट किया? जॉइंट वेंचर, इंडो यूएस जॉइंट वेंचर, मॉन्सेंटो प्लस महाइको। मॉन्सेंटो और महाइको, महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी, मोहाइको में है महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी। मॉन्सेंटो यूएसए की है और ये है महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी। तो ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है, यूएसए और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर है, कौन से नाम से बेचती है ये? बालगार्ड, क्योंकि बालवाम कीड़ा होता था जो पेस्ट होता था, बालवाम पेस्ट होता था जो कॉटन प्लांट को मार देता था। तो ये जो कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है, ये बालगार्ड नाम से, बालगार्ड, ठीक है, बालगार्ड मतलब बालवाम से रक्षा करने वाला। तो लिखिए, जॉइंट वेंचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग और बीटी कॉटन। ये मॉन्सेंटो महाइको जॉइंट वेंचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग और बीटी कॉटन, and it is sold by brand name of Balgard, by brand name of Balgard। ठीक है, तो 2002 के बाद से अपना लिया गया। उसके बाद कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सुसाइड रेट्स भी कम हुए और इन्वायरमेंट पे भी जो बुरा असर पड़ना था वो बंद हुआ। मतलब पेस्टिसाइड के इफेक्ट से जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ना था वो भी कम हुआ। ठीक है, तो ये सारे प्रॉफिट हुए, फायदे हुए। तो मॉन्सेंटो ने क्या बोला कि भाई बीटी ब्रिंजल भी लगा लो, इतने सारे जब फायदे हैं तो, क्योंकि ब्रिंजल पे भी कीड़ा आ जाता है, ब्रिंजल पे भी पेस्ट का अटैक हो जाता है। तो मॉन्सेंटो ने बोला बीटी ब्रिंजल भी लगा लो, बीटी ब्रिंजल, क्योंकि मॉन्सेंटो ऑल ओवर द वर्ल्ड बीटी ब्रिंजल दे रहा था ऑलरेडी। ठीक है, तो बोला कि बीटी ब्रिंजल भी लगा लो। तो बीटी ब्रिंजल में थोड़ा सा लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए केवल ऐसे ही, क्योंकि ये इंडिया में यूज नहीं किया गया। आया था एक बार, अप्रूवल मिला यूज करने के लिए, लेकिन नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से इसको
हटा दिया गया, आज तक यूज नहीं किया गया, टेस्टिंग अभी भी चल रही है, राइट। तो आप लिखिए बीटी ब्रिंजल। इट वॉज डेवलप्ड बाई मोनसेंटो बेस्ड ऑन सेम टेक्नोलॉजी। इट वॉज डेवलप्ड बाई मोनसेंटो बेस्ड ऑन सेम टेक्नोलॉजी, क्राइजीन्स का यूज करके ना। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? ब्रिंजल प्लस क्राइजीन बना था बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो ये क्राइजीन इसमें भी यूज की गई थी, सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजेंसिस से मिलती हैं क्राइजीन्स, राइट। ठीक है, तो ये वाला ब्रिंजल था स्टेम एंड फ्रूट बोरर, मतलब इसमें छेद हो जाता था, डैमेज्ड बाई स्टेम एंड फ्रूट बोरर, तो स्टेम और फ्रूट में होल हो जाता था इसमें। ये वाला ब्रिंजल, नॉर्मल ब्रिंजल वाज डैमेज्ड बाई स्टेम एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। लेकिन बीटी ब्रिंजल इससे छुटकारा मिल गया, बीटी ब्रिंजल का यूज किया मॉन्सेंटो ने। तो जब इतना सारा फायदा बीटी कॉटन का हुआ तो मॉन्सेंटो ने बोला भाई इसको भी लगा लो, लेकिन क्या हुआ, प्रोटेस्ट हो गया था, फिर इसको बंद कर दिया गया। तो अगली लाइन लिखिए, इन 2008 जीईएसी, जीईएसी बताया था ना अभी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी अप्रूव्ड बीटी ब्रिंजल फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, अप्रूव्ड बीटी ब्रिंजल फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, बट ड्यू टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, but due to nationwide protest the commercial cultivation was not allowed, the commercial cultivation was not allowed and it was banned in 2009, ठीक है। तो कॉमर्शियल कल्टीवेशन नेवर अलाउड, कभी अलाउड नहीं हुआ था, हुआ नहीं था, मतलब कॉमर्शियल कल्टीवेशन कभी इसका हुआ नहीं था, केवल बात चल रही थी कि अब इसको अलाउ करेंगे, लेकिन इसका हुआ नहीं था, ठीक है। तो जानते हो 2008 में जब ये आया था कि अब बीटी ब्रिंजल उगाया जाने लगेगा, तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था कि नहीं भाई बीटी ब्रिंजल को मत लाओ। जगह जगह पे इन्वायरमेंटलिस्ट, बायोसाइंटिस्ट और सेफ जो होते हैं ना 5 स्टार वाले, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट ये कैसा था, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, बहुत ही टेस्टी प्रोटेस्ट था, पीसफुल था और टेस्टी था। टेस्टी कैसे था, क्योंकि ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो सेफ थे, जगह जगह बैंगन का भरता बांट रहे थे। भरता जानते हो ना, बैंगन का भरता बनाया जाता है, तो ये जगह जगह बैंगन का भरता बांट रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि आप भरता खाइए, और ये नॉर्मल ब्रिंजल का जो भरता है नॉर्मल ब्रिंजल का है, तो नॉर्मल ब्रिंजल का भरता देखिए कितना टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, इस पर आप साइन करिए ये टेस्टी है। और सरकार जो नया बीटी ब्रिंजल ला रही है उसको ना लाए, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही टेस्टी प्रोटेस्ट था, तो जगह जगह गाने बजते थे। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा था 2008 में, हालांकि हम लोग तब छोटे थे, राइट, लेकिन जगह जगह गाना बज रहा था, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ पे होगा क्या, तेरा ही जलवा नहीं बैंगन का भरता, राइट। तो ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। जो रील आपने देखा ना, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ पे होगा, गाजर का हलवा, वो वाला हलवा नहीं, यहाँ पे बैंगन के भरते की बात चल रही है। तो बहुत ही टेस्टी था और पीसफुल प्रोटेस्ट था, राइट। तो लेकिन क्या है कि भाई बैंगन में कीड़े तो लगते हैं, अगर बैंगन की पैदावार बढ़ानी है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट प्रेजेंट बीटी ब्रिंजल इज गोइंग थ्रू, एट प्रेजेंट बीटी ब्रिंजल इज गोइंग थ्रू फील्ड ट्रायल एंड इवैल्यूएशन इन इंडिया, फील्ड ट्रायल एंड इवैल्यूएशन इन इंडिया। Bangladesh has accepted BT brinjal for commercial cultivation in 2013. Bangladesh has accepted BT brinjal for commercial cultivation in 2013. Right?
तो फिर क्या है, ये हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 5वां नंबर, न्यू प्लांट प्रोडक्ट या फिर न्यू केमिकल फ्रॉम प्लांट। न्यू प्लांट प्रोडक्ट, न्यू प्लांट प्रोडक्ट, न्यू प्लांट प्रोडक्ट या फिर न्यू केमिकल फ्रॉम प्लांट। न्यू प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि सरसों में मछली का तेल हम निकाल लें अगर, ठीक है, मछली का तेल, ओमेगा फिश ऑयल होता है ना, यूज होता है, आईसाइट के लिए यूज होता है। तो अगर हम सरसों से मछली का तेल निकाल लें, तो जो लोग मछली नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, मतलब जो लोग मछली खाते हैं, नॉन वेज हैं, उनके लिए तो ओमेगा फिश ऑयल चल जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, मछली नहीं खाते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि ये तेल कहाँ से आ रहा है, सरसों के पौधे से। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फिश ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड, सरसों से, ठीक है। इसी तरह जो एग है, एग प्रोटीन, अंडे में प्रोटीन होती है ना, बहुत ही फायदेमंद होती है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है, अंडा नहीं खाते हैं, वैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, अंडा नहीं खाता हूँ, तो जो वेजिटेरियन है उनको अगर उस प्रोटीन की ज़रूरत पड़े तो आगे साइंटिस्ट ऐसा प्रोविज़न कर रहे हैं कि जो मटर के दाने में अंडे का प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है तो मटर के दाने में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है न्यू प्लांट प्रोडक्ट या फिर न्यू केमिकल फ्रॉम प्लांट। तो हेडिंग डाल के लिखिए इसमें, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग a new gene can be inserted in the plant, a new gene can be inserted in the plant to produce a new compound, to produce a new chemical compound or new nutrient which is otherwise not present in the plant, which is otherwise not present in the plant। मतलब जो प्लांट में नहीं प्रेजेंट था, लेकिन एक नया केमिकल हमने किसके थ्रू ला दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ला दिया। तो ये भी सब कॉन्सेप्ट लेवल पे है, आगे चल के फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिए, एल्बुमिन प्रोटीन, एग प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन होता है एग प्रोटीन, मतलब अंडे में होता है वो, ठीक है। इन पीस, इन पीस मतलब मटर के दाने में अंडे का प्रोटीन अगर आने लगे, किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, फिश ऑयल इन मस्टर्ड, फिश ऑयल इन मस्टर्ड। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन इन टोमेटो, इंसुलिन हार्मोन इन टोमेटो। तो ये प्रोटीन अगर अंडे में आने लगेगा, ओमेगा फिश ऑयल अगर सरसों में आने लगेगा, तो वेजिटेरियन के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे लोग नॉनवेज हैं हमारे स्टूडेंट में भी, और बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो जो नॉनवेज हैं वो नॉनवेज खाएं, जो वेज हैं वो वेज खाएं, लेकिन दवाइयों के मामले में भी आगे आ जाएगा, क्या आ सकता है, मतलब टेस्टिंग चल रही है, फिश ऑयल सरसों में और अंडे वाला प्रोटीन मटर में, राइट। तो अगली हेडिंग है 6 नंबर, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट। ये 5वां था, छठा है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट। इसमें लिखिए, बाय इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू जीन, बाय इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू जीन in plant, by introduce of new gene in plant genome, medicinal property can be added with the help of genetic engineering, medicinal property can be added with the help of genetic engineering, by adding, ठीक है, ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट।
इसमें पहला एग्जांपल लिख लीजिए, एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन मतलब जो हम लगवाते हैं, जैसे एडिबल वैक्सीन, पोलियो है, पोलियो एडिबल वैक्सीन ना, उसको मुंह में लिया जाता है, मतलब मुंह में ड्रॉप तो लिया जाता है, राइट, एडिबल वैक्सीन है वो। और कोरोना वाली वैक्सीन सिरिंज से लगाई जाती थी, तो इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती थी। तो इंजेक्शन और वैक्सीन में अंतर होता है। वैक्सीन जो होती है वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए होती है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। जो नॉर्मल इंजेक्शन लगता है वो किसी रोग से लड़ने के लिए लगता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन इंजेक्शन के थ्रू ही वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है बहुत सारी वैक्सीन से। तो अगर एडिबल वैक्सीन आ जाए तो बढ़िया रहे खाने में, ऐसे खा लो वैक्सीन भी अंदर चली गई। तो एडिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यहीं से है। इसमें लिखिए, बाई एडिंग एंटीजन जीन, बाई एडिंग एंटीजन जीन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, बाई एडिंग एंटीजन जीन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आपको पता होगा ना, तो नहीं पता तो जान लीजिए। एंटीजन जो है, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीजन की आईडी है, मतलब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, राइट। उससे कौन फाइट करेगा? उससे फाइट करेगा एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में अवेलेबल है पहले से ही। मतलब एंटीजन एक तरह का अटैक हो रहा है हमारे पास, हमारी बॉडी में अटैक हो रहा है, और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडी, राइट। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडी। तो इसमें है एग्जाम्पल पहला, कॉलरा वैक्सीन इन पोटैटो, कॉलरा वैक्सीन इन पोटैटो, वो जीएम पोटैटो होगा, जीएम पोटैटो जिसमें कॉलरा की वैक्सीन होगी, राइट। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस वैक्सीन इन बनाना, पर्ट्यूसिस वैक्सीन इन बनाना, पर्ट्यूसिस होता है ना, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, खांसी सर्दी होने हो जाती है बच्चों में, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस वैक्सीन इन बनाना, राइट। नेक्स्ट है, तो ये दो हो गए। अगला एग्जांपल है मेडिसिन इन प्लांट, एडिबल वैक्सीन हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा है मेडिसिन इन प्लांट, मेडिसिन इन प्लांट, मेडिसिन इन प्लांट। इंसुलिन इन टोमेटो, एग्जाम्पल इसमें लिखिए, मेडिसिन इन प्लांट में इंसुलिन इन टोमेटो, तो टमाटर में इंसुलिन आ जाएगा। अभी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन बाहर से लेते हैं, राइट, लेकिन अगर टमाटर में इंसुलिन आएगा, जो बाहर से लेते हैं उनको एक छोटी सी नीडल लगानी पड़ती है, उसके थ्रू हो जाता है क्या, इंसुलिन। लेकिन जब टमाटर आ जाएगा, टमाटर में वैक्सीन आना स्टार्ट हो जाएगी, तो टमाटर खा लेंगे तो उनको क्या मिल गया, इंसुलिन भी मिल गया, राइट। तो टमाटर खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, टमाटर बड़े मजेदार, राइट। तो टमाटर में ही मेडिसिन मिल जाएगी। तो ये जो 5 नंबर और 6 नंबर कॉन्सेप्ट है, टमाटर बड़े मजेदार, रील वील ज्यादा मत देखा करो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया करो थोड़ी देर, मतलब रील देखो ही ना, रील बहुत ही एडिक्टिव चीज है। तो ये जो 5 और 6 है, ये जो हमने स्टार्टिंग के 4 प्रॉफिट पढ़े थे, जीएम क्रॉप्स के बेनिफिट्स पढ़े थे, वो तो अभी करंट में यूज हो रहे हैं, उनका चारों का यूज किया जा रहा है, हमने अच्छे से पढ़ा भी, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हमने, राइट। लेकिन ये जो 5वां और 6ठा अभी हमने बात किया, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये अभी नहीं, ये फ्यूचर में यूज होगा। अभी इस पे ट्रायल चल रहे हैं, इधर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल होगा, राइट। तो जीएम क्रॉप हमारा, जीएम क्रॉप के बेनिफिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब अब हम पढ़ रहे थे जीएम क्रॉप, तो हमारा ये जीएम क्रॉप खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, कौन सा शुरू करें, ट्रांसजेनिक हो गया था ना, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, अब है नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। हेडिंग डाल लीजिए, नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। आज की क्लास थोड़ा लंबी रखेंगे, देखें जरा टाइमिंग क्या हुआ, कितना हुआ।
अभी तो 49 मिनट ही हुए हैं, थोड़ा और आज बढ़ाते हैं। राइट, तो हेडिंग डाल लीजिए नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। हम लोग वो पीछे चल रहे हैं सिलेबस में। नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो यहाँ रिकॉर्डेड क्लास है इसे दुगना टाइम लगता है। इसमें जैसे 1 घंटे लगते हैं रिकॉर्डिंग में, तो दुगना से भी कई बार ज़्यादा लग जाता है ऑफलाइन क्लासेस में। राइट, लाइव क्लासेस में भी लगभग दुगना टाइम लगता है, क्योंकि उसमें भी कमेंट पढ़ने में टाइम जाता है, और कुछ लोग नंबर का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उनको सबको शांत कराने में कोई गाली बक रहा होता है, दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद उसमें भी दुगना टाइम लगता है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, और इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें आपका आधा टाइम लगता है। तो जो हम 80 घंटे बताए थे वो मुझे लगता है 40 ही लगेंगे, क्योंकि पहली बार हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि लाइव क्लासेस में तो 80 घंटे लगते ही थे, 80 से 85 लग जाते थे कई बार बैच कंप्लीट कराने में। राइट, तो हेडिंग आपने डाल लिया नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। इसमें लिखिए नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप क्या होती थी, जिसमें कोई भी फॉरेन जीन ऐड नहीं किया जाता था, कोई भी फॉरेन जीन ऐड नहीं किया जाता था, केवल उसका जीन रिमूव कर दिया जाता था। और कई बार देखा गया कि जीन को रिमूव कर देने से ही बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, जैसे पैदावार बढ़ जाती है। तो होता क्या है, चलो अच्छा एक कहानी और सुनते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल आर एज गुड एज प्राइवेट स्कूल। राइट, तो हम पढ़ने जाते थे, तो जब वापस आते थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे। एक मेड़ में चले आओ, मतलब खेत से, उसको मेड़ बोलते हैं। जो एक खेत से दूसरे खेत के बीच में थोड़ी सी पतली रास्ता होती है वो मेड़ होती है। तो चाहे मेड़ चले आओ और चाहे रोड से चले आओ। तो मेड़ से आने में थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता था और रोड से आने में थोड़ा दूर पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, मेड़ आ जाते थे पैदल पैदल। उस टाइम चावल के जो मतलब राइस होता था, जो धान, तो उस टाइम धान के जो प्लांट थे वो इतने बड़े हुआ करते थे। ठीक है, बड़े बड़े हुआ करते थे, काफ़ी बड़े होते थे। लेकिन अब कुछ छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि जो उसमें जेनेटिक चेंजेस कर दिए गए। तो जो उसमें या कई बार देखो, हाँ, पहले आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब आम के पेड़ छोटे हो गए। पपाया बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब पपाया भी छोटे हो गए। ये आम का एक आम्रपाली मैंगो है, वो छोटा सा ही होता है, उसमें बहुत सारा आम लगता है। राइट, और इसी तरह जो पपाया है, पपाया, तो पपाया गमले में रख दो, उसको चारों तरफ से बांधना पड़ता है, इतना ज़्यादा उसमें फ्रूट्स हो जाता है। इसी तरह राइस वाले जो प्लांट थे वो बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब छोटे हो गए। बड़े होते थे उनमें पैदावार भी कम होती थी, और छोटे हो गए और प्लस पैदावार भी बढ़ गई, दोनों चीज़ें एक साथ साथ हुआ। ये कैसे हुआ? तो जो प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो अपने आप को बड़ा करता है। उसमें जो फ्रूट्स आते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही आते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से जो उसको एनर्जी मिलती थी, जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, उनका वो यूज अपने आप को बड़ा करने में करता था पहले। लेकिन अब जो फोटोसिंथेसिस से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो बड़ा नहीं कर रहा अपने आप को। वो क्या कर रहा है, वो छोटा ही है लेकिन उसकी अपनी पैदावार बढ़ा रहा है वो उसी न्यूट्रिएंट्स का यूज करके। राइट, तो एक तो हम बड़े हो गए तो हमें चावल के पौधे भी छोटे छोटे दिखने लगेंगे, पहला तो ये है। लेकिन ये वाला इसमें साइंटिफिक नहीं है। दूसरा क्या साइंटिफिक है कि जो बड़ा बड़ा प्लांट होता था, फोटोसिंथेसिस के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे अपने आप को बड़ा करने में वो यूज कर लेता था। लेकिन अभी जब प्लांट छोटे हो गए तो वो फल में वही न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट में वही यूज कर रहा है। तो आम के जो बड़े बड़े पेड़ अपना फोटोसिंथेसिस में पूरा लगा देते थे न्यूट्रिएंट्स, वो अब छोटे ही रह जाते हैं, लेकिन वो सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ दे देते हैं, वो सारा न्यूट्रिएंट्स फ्रूट में लगा देते हैं, आम के फल में लगा देते हैं। राइट, तो पैदावार बढ़ गई, साइज छोटा है लेकिन पैदावार बढ़ गई, ये कहानी हुई। तो ऐसा देखा गया कि कई बार फॉरेन जीन, मतलब जो उसी का जीन है, फॉरेन जीन नहीं ऐड करना है, उसी का जीन हटा दिया जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। राइट, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, ये तो इंडिया ने ही डेवलप करी खुद, अभी इसको कई देशों में यूज किया जा रहा है। इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। इसमें कोई भी फॉरेन जीन ऐड नहीं किया जाता है। तो आप लिखिए इसमें
removing some gene from plant, removing some gene from plant may lead to increase in productivity, may lead to increase in productivity. This technology has been developed in India itself. This technology has been developed in India itself. Right? Indian Agriculture Research Institute IARI has developed this technology in 2017. Indian Agriculture Research Institute, Indian Agriculture Research Institute in 2017, 2017 में इसको यूज किया, राइट, इसको बनाया 2017 में इसको बनाया। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी बढ़ जाती है, इससे कई बार देखा गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है प्लस क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। किससे? IARI ने बनाया नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप से, नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप से, राइट। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं सॉरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट has developed this technology, has developed this technology and this is recently approved after, and this is recently approved, and this is recently approved, right? Next point, this is comparatively newer technology, गला सूखने लगा, एक गिलास पानी पीना पड़ेगा। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर पानी पीते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली newer technology of plant genome, newer technology of plant genome editing, plant genome editing, in which a foreign gene is not inserted into genome, in which a foreign gene is not inserted into genome, rather some genes are eliminated from the genome, rather some genes are eliminated from the genome, to get desired result, to get desired result, to get desired result. Such crops can be termed as genetically modified but cannot be termed as transgenic. Such crops can be termed as genetically modified but not termed as transgenic, right? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान ये भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एंड जापान आर आल्सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एंड जापान आर आल्सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो this technology is also called SDN technology, SDN technology, site detective nuclease, site directed nuclease, sorry, site direct, गला सूख गया तो बोलते नहीं बन रहा, site directed nuclease। ऑफलाइन क्लासेस में 2 घंटे से ऊपर हो जाता है यहीं पे, ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसमें थोड़ा मतलब ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा जल्दी हो जा रहा है और बोलना हमें ही पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक गिलास पानी पीना पड़ेगा। SDN1 साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस,
SDN2, SDN2, इसका 1 हो जाएगा, इसका साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2। ठीक है, ये सेट ऑफ एंजाइम यूज किया जाता है किसको, जीन को कट करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए सेट ऑफ एंजाइम्स का यूज किया जाता है, तो इसको कहते हैं SDN टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड SDN टेक्नोलॉजी बिकॉज set of gene because the genes are removed by a set of enzyme known as because the genes are removed by a set of enzymes known as SDN1, SDN2, site डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2। ठीक है, तो ये है हमारा SDN टेक्नोलॉजी। अगली हेडिंग डाल लीजिए, बेनिफिट्स ऑफ SDN टेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ SDN टेक्नोलॉजी ऑब्लिक नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप, नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप। तो इसको आप लिखिए, प्यास लगी, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। हेडिंग डाल लेना, बेनिफिट्स ऑफ SDN टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ SDN टेक्नोलॉजी या फिर बेनिफिट्स ऑफ नॉन ट्रांसजेनिक GM क्रॉप, नॉन ट्रांसजेनिक GM क्रॉप, राइट। तो ये क्या क्या बेनिफिट्स है इसके आप नोट करिए आप। पहला बेनिफिट्स है, नो फॉरेन जीन इज इंसर्टेड, नो फॉरेन जीन इज इंसर्टेड, so there is less chances of biological risk, there is less chances of biological risk. This second point, this is cheaper and faster method, this is cheaper and faster method of development of GM crop, faster method of development of GM crop. Next है, it requires less time in field trials and has minimum least environmental impact। चौथा पॉइंट है, many countries who are against for GM crop can accept non-transgenic GM crop and it may boost export in India, राइट। तो जो फ्रांस है, अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, तो फ्रांस को हम क्या करते हैं, बहुत सारा चावल इंपोर्ट करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा चावल इंपोर्ट करते हैं फ्रांस को, एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस को, बहुत ज़्यादा चावल हम अपने यहाँ से भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ्रांस ने क्या किया, क्लेम कर दिया
किसके ऊपर? हमारे ऊपर क्लेम कर दिया कि भाई जो इंडिया से चावल आया है वो जीएम राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, जीएम राइस। फ्रांस से जो चावल आया है वो जीएम राइस है। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। तो ये कैसे? क्योंकि हम तो जीएम राइस लगाते ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो झूठी न्यूज़ है। बाद में इस न्यूज़ जब वहाँ से आई, पहले तो इंडिया ने मना किया कि भाई नहीं, हम तो जीएम राइस उगाते ही नहीं हैं। लेकिन जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, केस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इसमें पता चला कि हाँ सच में गया था। हमारे यहाँ से 500 मीट्रिक, मतलब 500 टन 500 टन 500 टन राइस, ठीक है, 500 टन राइस जो है गया था। 500 टन राइस गया था। कहाँ से? हमारे यहाँ से 500 टन चावल गया था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो क्या होता क्या है, अपने यहाँ दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। तो जब साइंटिस्ट किसी भी जेनेटिक क्रॉप का पहले लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तब वो फील्ड ट्रायल के लिए आते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड में एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो लीज पे लेते हैं, खेत लीज पे लेते हैं और किसानों को सीड दे देते हैं कि भैया आप सीड ले लो, ये वाला लगाओ। वापस उसको वही खरीद लेते हैं, उसको मार्केट में नहीं बेचना होता है, उसको वही खरीद लेते हैं। लेकिन किसान क्या करते हैं, होशियारी कर देते हैं। हरियाणा के कुछ किसान या पंजाब के कुछ किसान होशियारी कर देते हैं, या मतलब कहीं के भी किसान होशियारी कर ही सकते हैं। उस जो भी सीड होता है तो बो देते हैं पूरा, और बोया, उसके बाद जो धान हुआ, धान को काट के अपना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस था उसको तो रख लिए वो अपने पास, और दूसरा राइस किसको दे दिए? साइंटिस्ट को दे दिए। क्यों? क्योंकि वो राइस बड़ा था साइज में, तो उसको रख लिए। पैदावार भी अच्छी हुई, उसको रख लिया। लेकिन दूसरा राइस बदले में दे दिया साइंटिस्ट को, और उसके बाद वही ले जाके कहाँ बेच दिया? एफसीआई के गोदाम में बेच दिया। और जब वो राइस गया तो वहाँ पे चेक हुआ फ्रांस में, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो है वो जीएम, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जीएम क्रॉप पे भरोसा नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद वो खाना खाते हैं। तो वहाँ पता चला ये तो जीएम राइस है। बाद में क्षमा मांगा इंडिया ने, माफ़ी मांगी। तो ऐसे हमारे किसान हैं, मतलब कुछ किसान, ठीक है। तो भारत की इंटरनेशनल बदनामी भी हुई इस पर। बदनामी भी कई तरह की होती है ना, एक बार जब अपने घर वालों के सामने बदनामी हो जाती है, कई बार सोसाइटी में हो जाती है, और कई बार इंटरनेशनल बदनामी। तो ये वाली इंटरनेशनल बदनामी थी, ठीक है। तो वी स्टार्टेड लूजिंग अवर गुडविल इन एग्रीकल्चर सेक्टर इस घटना के बाद से, ठीक है। हमने हालांकि एक्सेप्ट कर लिया ताकि फ्रांस से हमारी दोस्ती बनी रहे। फ्रांस इस समय इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में, डिफेंस के मैटर में भी, और यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया का बिल्कुल ट्रस्टेड पार्टनर है, राइट। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे, कौन सी? एसडीएन टेक्नोलॉजी, एसडीएन टेक्नोलॉजी या फिर नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप वाली टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो लोग जीएम फूड नहीं अपनाना चाहते हैं वो ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल रिस्क कम है, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मतलब जीएम क्रॉप जो है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई तो है रेगुलेट कर रहा है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये खुद रेगुलेट नहीं कर पाएगी ना, तो इसने एक बॉडी बना दिया, तो वो बॉडी जो है इसको रेगुलेट करती है, जीईएसी, ठीक है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो
GEAC रिपोर्ट देता है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। अब ये उसकी मर्जी पे है, माने या ना माने, लेकिन रिपोर्ट कौन देता है? GEAC। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, GM क्रॉप्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। GM crops come under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second है to regulate GM crop in India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has set up GEAC Genetic Engineering Appraisal Committee has set up GEAC, ठीक है, मतलब एक बॉडी सेटअप कर दी GEAC। नेक्स्ट पॉइंट, GEAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेस्टिंग, इवेल्युएशन एंड अप्रूवल ऑफ GM क्रॉप इन इंडिया। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेस्टिंग, इवेल्युएशन एंड अप्रूवल ऑफ GM क्रॉप इन इंडिया ठीक है। तो लैब ट्रायल और फील्ड ट्रायल हमने बताया था ना, लैब ट्रायल क्या होता है, फील्ड ट्रायल क्या होता है। लैब ट्रायल में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, और फील्ड ट्रायल में किसान जो है, मतलब साइंटिस्ट सीड दे देते हैं और वो खेतों में उगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट। मतलब किसान सीड्स वगैरह कौन लगाएगा? किसान लगाएंगे, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट। तो फार्मर क्या करते हैं, कई बार सीड वगैरह चुरा लेते हैं। देखा गया है कि GM पोटैटो है, वो कहीं गुजरात में GM पोटैटो मिल रहा है, ठीक है। GM राइस, हरियाणा में GM राइस मिल रहा है, और इसी तरह BT ब्रिंजल कहीं मिल रहा है, राइट। तो एक किसान चोरी कर लेते हैं, सीड चुरा लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर कोई भी क्रॉप जेनेटिकली अप्रूव नहीं है, उसको आप लगा रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक सजा हो सकती है, उसमें सजा का प्रावधान है, राइट। मतलब वो सजा हो जाएगी, उसमें इलीगल है वो। तो अगला पॉइंट लिखिए आप, इन केस ऑफ इलीगल कल्टीवेशन ऑफ GM क्रॉप्स, इन केस ऑफ illegal cultivation of GM crops, punishment will be given according to the provisions of Environment Protection Act 1986, according to the Environment Protection Act 1986, राइट। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। अब अगला हमारा आज एक टॉपिक और पढ़ेंगे, रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट ऑफ GM क्रॉप इन इंडिया। रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट ऑफ GM क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए ना। तो आप लोग क्या कल से पढ़ रहे हैं, GM क्रॉप के इतने फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं, पैदावार भी बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी आ रही है, और बहुत सारे फायदे हैं जो आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या देखा कि इंडिया कोई भी GM क्रॉप अभी तक फूड क्रॉप नहीं उगा रहा है, GM फूड क्रॉप कोई भी नहीं उगा रहा है। दूसरा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जेनेटिक GM क्रॉप के इतने फायदे हैं, तो क्यों BT ब्रिंजल आया था, उसको फिर बंद कर दिया गया, कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह लगभग 25 क्रॉप्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, GM
जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए अंडर ट्रायल 25 क्रॉप्स, लेकिन फिर भी इंडिया यूज नहीं कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? तो कुछ तो निगेटिव्स होंगे ना जिस वजह से नहीं यूज कर रहा है। तो आज हम सारे इश्यूज एड्रेस करने जा रहे हैं। तो रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। अब जैसे बीटी कॉटन आया, क्या क्या रीजन है? तो पहला रीजन है कॉमर्शियल रीजन। कॉमर्शियल रीजन डालिए, पहली हेडिंग है कॉमर्शियल रीजन। कॉमर्शियल रीजन, ठीक है। तो जब बीटी कॉटन आया तो ये हमें कौन दे रहा है? सीड्स कौन दे रहा है इसके? सीड्स इसके दे रहे हैं फॉरेनर, मतलब मॉन्सेंटो। कहाँ का? यूएसए का, इसका सीड्स दे रहा है। इसी तरह बीटी ब्रिंजल मॉन्सेंटो यूएसए, बीटी मेज मॉन्सेंटो। तो जब हम ये टेक्नोलॉजी अपना लेंगे, जीएम वाली टेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप की टेक्नोलॉजी जब अपना लेंगे, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, सीड्स, मेडिसिन, पेस्टिसाइड, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये सब फॉरेनर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम फॉरेनर्स के कंट्रोल में चला जाएगा ना, सब कुछ उन्हीं के हाथों में रहेगा। तो वो महंगी सीड देंगे हमें और मनमाना पैसा वसूलेंगे, ठीक है। और जब महंगे सीड देंगे, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाएगा। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जो सारे लोग उन्हीं के कंट्रोल में हो जाएंगे। तो ये इसको क्या कहेंगे? इसको एक नया टर्म आ जाएगा, नियो कोलोनिज्म। नियो कोलोनिज्म, ठीक है, नियो कोलोनिज्म इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे चुनौतियां आएंगी। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम दूसरों मतलब फॉरेनर्स के हाथ में जा सकता है, नियो कोलोनिज्म, राइट। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, डिपेंडेंसी ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर सीड्स। कॉमर्शियल रीजन है, डिपेंडेंसी ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर सीड। तो जब यही सब जब हो रहा था, मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे, तो कुछ प्रोटेस्ट कुछ लोग कर देते हैं, ठीक है। जो भी बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रहे हो ना, नियो कोलोनिज्म, राइट। पहला पॉइंट लिख लिया ना, डिपेंडेंसी ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर सीड्स। कमर्शियल रीजन हम पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट माइट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। It might increase the cost of farming for small and marginal farmers. For small and marginal farmers. तो जो ज़्यादा महंगे बीज होंगे, सिंचाई भी होगी, ज़्यादा खाद भी पड़ेगी इन सब में, तो जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा? बड़े किसानों को कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनकी तो पैदावार बढ़ेगी, उनको तो प्रॉफिट होगा। लेकिन छोटे किसान का क्या होगा? उनको भी हमें एड्रेस करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, GM crops will lead to very high productivity. GM crops will lead to very high productivity, which may create problem related to storage and selling at right price. Storage and selling at right price. ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ होता है, कोई फसल होता है, अभी आपने सुना होगा टमाटर महंगे हो गए। तो टमाटर महंगे हो गए तो रीज़न क्या है टमाटर महंगे होने का? उसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, मार्केट में सप्लाई नहीं थी, तो टमाटर महंगे हो गए। अगर सप्लाई एक तरफ से आके टमाटर मार्केट में भर जाए और डिमांड उसकी कम हो, तो टमाटर क्या होंगे? सस्ते हो जाएंगे, राइट। तो डिमांड और सप्लाई का साइकिल चलता है। तो जब GM क्रॉप आएंगे तो इकट्ठा पैदावार बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा? मार्केट में सप्लाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। डिमांड तो उतनी ही है ना, मतलब सप्लाई की अपेक्षा डिमांड नहीं रहेगी, मार्केट में आके भर जाएगा। क्या भर जाएगा? GM क्रॉप भर जाएगा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का क्या? जो सरकार डिसाइड करती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या FRP, फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, जो भी सरकार डिसाइड करती है, तो कि हम अगर आप जो पैसे लगा रहे हैं, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम ले लेंगे इतने पैसे, वो MSP से नीचे चला जाएगा, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, राइट। तो ये इशू आ सकता है। इसमें भी छोटे और मंझले किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको नुकसान होगा। तो ये सारी कॉमर्शियल रीजन में हम लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये फार्मर अनफ्रेंडली हो सकता है, फार्मर अनफ्रेंडली, ठीक। डिमांड सप्लाई रीजन, क्या डिमांड सप्लाई रीजन, फार्मर अनफ्रेंडली हो सकता है। तो कॉमर्शियल रीजन हमने पढ़ लिया। अगली हेडिंग है इन्वायरमेंटल रीजन।
इन्वायरमेंटल रीजन। ठीक है, इन्वायरमेंटल रीजन में क्या है, कई बार देखा गया है जीएम वाले जो पेस्ट हैं, मतलब इंसेक्ट या पेस्ट हैं जो, वो क्या कर लेते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, जीएम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, राइट। तो जब वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक होंगे प्लांट्स के लिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर सप्लाई नहीं था, लाइट नहीं आती थी, पढ़ाई करते थे किससे, दिया से, लालटेन से, ठीक है, लैंटर्न जो होता है ना, लालटेन, दिया से, लैंटर्न से मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते थे। तो रात में मच्छर बहुत काटते थे, राइट। फिर थोड़ा बड़े हुए, मच्छर से बचने के लिए क्या आया, मच्छर से बचने के लिए बाबा जी लेकर आए कछुआ छाप अगरबत्ती। कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है। थोड़ा और बड़े हुए, लाइट आ गई गांव में, उसके बाद तो और बढ़िया था, ऑल आउट लाया मार्केट से, लगाओ, सो जाओ आराम से। लेकिन जब कल मेरी आंखें ऑल आउट पे पड़ी तो मैं तो दंग रह गया। हुआ क्या, एक मच्छर ऑल आउट पे बैठ के डांस कर रहा है, ठीक है। तो क्यों डांस कर रहा है, क्योंकि उसने ऑल आउट के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। जब पहले दिन ऑल आउट आया था तो हम तो लगाए और सो गए, बहुत खुश, बढ़िया नींद आई, फर्स्ट क्लास। लेकिन धीरे धीरे मच्छर ने क्या किया, ऑल आउट के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली और मरना, मतलब उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, वो मरे ही ना ऑल आउट से। तो ऑल आउट प्रो आया उसके अगेंस्ट में, तो उसमें भी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो प्रो मैक्स आया, राइट। इसी तरह वर्जन चेंज होते गए, इम्यूनिटी डेवलप कर ली। और मैं अभी प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, आईफोन प्रो मैक्स नहीं, ऑल आउट प्रो मैक्स। तो लगाया ऑल आउट प्रो मैक्स, लगाया रूम में अपने, और उस पर कल देखा मच्छर बैठ के डांस कर रहा है। तो वो मुझे चैलेंज दे रहा था, अब क्या करोगे तुम बताओ, मैं तो काटूंगा, मैं तो काट के ही रहूंगा। तो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बीटी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लिए, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे प्लांट्स को, ठीक है। तो ये है क्या, मतलब कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स। तो इसमें लिखिए अपना, बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो बीटी टेक्नोलॉजी को नहीं मानते हैं, कहते हैं हम तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, द इंसेक्ट पेस्ट may develop resistance against BT टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये गुजरात के 4 जिलों में हो चुका है। जो बीटी कॉटन वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें बीटी कॉटन प्लांट वाज अटैक्ड बाय बॉलवर्म, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने पेस्ट डेवलप कर लिया, तो उसका हमें वर्जन चेंज करना पड़ेगा, बॉलवर्म 1 लाना पड़ेगा, बॉलवर्म 2 लाना पड़ेगा, राइट। तो ये है पहला नुकसान इन्वायरमेंटल रीजन में। सॉरी, इन्वायरमेंटल रीजन हम यार गलत लिख रहे हैं थोड़ा, ये रीजन तो वो वाला होगा ना, अक्सर में टाइम ज़्यादा हो गया ना, और मैं पहली बार इतनी लंबी क्लास ले रहा हूँ, और कैमरे के सामने क्लास लेना, क्लास में रूम में कोई नहीं है, मतलब कई बार तो भूल जाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा चैलेंज होता है, चैलेंजिंग टास्क होता है ना, क्योंकि एकदम नीरस बनी हुई है। लेकिन चलो ठीक है, लंबी क्लास है तो ले रहे हैं। कॉमर्शियल रीजन होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल रीजन होगा, राइट। तो पहले अगरबत्ती को मच्छर ने किया, फिर ऑल आउट प्रो मैक्स, सबको उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली उसके अगेंस्ट। दूसरा है इसी इन्वायरमेंटल रीजन में जीन स्केप मतलब जीन भाग आता है।
तो ये क्या है, जीन स्केप क्या है? तो ऐसे इसको आप दूसरी स्टोरी से सुनिए। बांग्लादेश ने 2013 में क्या एक्सेप्ट कर लिया? बीटी ब्रिंजल। क्या एक्सेप्ट कर लिया? बीटी ब्रिंजल। तो बीटी ब्रिंजल एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया में प्रोटेस्ट, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया बीटी टेक्नोलॉजी, तो प्रोटेस्ट कहाँ होना स्टार्ट हुआ? प्रोटेस्ट इंडिया में स्टार्ट हो, इंडिया में होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्यों भाई? वो तो बांग्लादेश में उगा रहे हैं, लेकिन इंडिया में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? तो इंडिया में इसलिए प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मतलब दो तरह की बाउंड्री होती है ना, एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, तो ये है इंडिया, इंडिया, और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बीटी ब्रिंजल यहाँ उगाया जा रहा है, बीटी ब्रिंजल, और प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में। तो ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर के उस पार उगा रहे हैं ना, लेकिन प्रोटेस्ट इस पार क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो जीन स्केप हो सकता है, मतलब हवा के थ्रू और चिड़ियों, बर्ड्स के थ्रू, हवा के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, कुछ इंसेक्ट के थ्रू, वो वाला जीन निकल के हमारे इस साइड आ सकता है, इंडिया में। तो हम तो जानते हैं, इंसान तो जानते हैं कि ये है पॉलिटिकल बाउंड्री, हमें इसके इस पार नहीं जाना है, लेकिन वायरस, बैक्टीरिया, इनको सबको पॉलिटिकल बाउंड्री कुछ नहीं पता होती। हवा, तो हवा उधर से चली, उसी में वो जीन जो था वो निकल के इस साइड आ गया, तो जेनेटिक पॉल्यूशन फैलने का खतरा है। ठीक है, जो इंडिया में फसलों को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, इससे जेनेटिक पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, कहाँ पे? इंडिया में, कि नहीं भाई बीटी ब्रिंजल मत उगाओ यहाँ पे। राइट, तो अगली हेडिंग लिखिए जीन स्केप डाल के। सम जीन फ्रॉम जीएम क्रॉप, सम जीन फ्रॉम जीएम क्रॉप कैन एंटर इन नेचुरल क्रॉप, कैन एंटर इन नेचुरल क्रॉप by cross pollination, by cross pollination, and this is known as gene escape, and this is known as gene escape, which may lead to genetic pollution, which may lead to genetic pollution. ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जीन इधर चलाया और नए प्लांट के साथ उसने क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया, तो ये जेनेटिक पॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, क्योंकि वो जो जीन आ रहा है उधर से हवा के माध्यम से, उसको बीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब जाएंगे तो बीजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई वायरस अगर उधर से एंट्री मार रहा है, कोई बैक्टीरिया एंट्री मार रहा है, तो उसको बीजा की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, वो आके एंट्री मार सकता है और जेनेटिक पॉल्यूशन फैल सकता है। बहुत सारे जीन निकल के अगर इधर आ गए तो जेनेटिक पॉल्यूशन हो जाएगा। जीन का जीएम क्रॉप से निकलकर दूसरे प्लांट में चला जाना, और बहुत सारे जीन निकल के अगर आ गए तो जेनेटिक पॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, जब बहुत सारे जीन आ जाएंगे इधर तो जेनेटिक पॉल्यूशन, दैट विल लीड टू जेनेटिक पॉल्यूशन। समझ आ गया आपको जेनेटिक पॉल्यूशन क्या है, जीन स्केप क्या है? तो अगली हेडिंग डालिए, डीएमएस सरसों, डीएमएस सरसों। डीएमएस सरसों, तो डीएमएस सरसों जब टेस्टिंग करी जा रही है, डीएमएस सरसों मतलब डीएमएस सरसों का डीएमएच मस्टर्ड डालिए, डीएमएच मस्टर्ड, डीएमएच 11 मस्टर्ड जो है, तो उसमें कौन सा जीन होता था? कौन सा जीन होता था उसमें? कौन सा जीन होता था? बार जीन, बारनेज जीन, बार स्टार जीन। राइट, तो जो बार जीन था वो ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंट था, बार जीन, और जो बार जीन ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंट था, तो मान लीजिए वो आके किस में पड़ गया? वो आके इसके साथ मिल गया, वीड के साथ मिल गया। हम डीएमएच 11 पढ़ रहे हैं, डीएमएच 11, डीएमएच 11 में एक बार जीन हुआ करता था। बार जीन का क्या काम था? बार जीन का काम था ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस था, ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अगर वही बार जीन, अगर वही बार जीन किसके साथ मिल जाए? वीड के साथ मिल जाए, तो जब वीड के साथ मिल जाएगा
तो क्या होगा, वो तो ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वीड ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। वीड क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाइनेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इससे नुकसान होगा। इसी तरह जब DMH11 का ट्रायल चल रहा था तो देखा गया कई जगह मधुमक्खियां मर गई, हनी भी आसपास ना, मधुमक्खी होती है, जाती है फूलों पे, वहां पे रस लेके आती है, फिर अपना शहद बनाती है, राइट। तो देखा गया आसपास के एरिया में मधुमक्खियां मर गई, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर इवेल्युएशन करके ही हमें यूज करना होगा। तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए आप, क्या है, GM मस्टर्ड या फिर DMH11। Some GM crops are linked to decreasing population of insect around it. For example, declining in honeybee population has been suggested in field trial of DMH11. Declining in honeybee population has been suggested in field trial of DMH11, which is being verified by GEAC. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हेल्थ रिलेटेड रीजन। तीसरी है हेल्थ रिलेटेड रीजन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, हेल्थ रिलेटेड रीजन। इसमें लिखिए GM क्रॉप may have some extra chemical or protein. GM crop may have some extra chemical or protein which may harm human and cattle health in future. ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ को कैसे हार्म करेंगे, क्योंकि ह्यूमन तो फल खाएगा उसका, किसका, प्लांट्स का, और कैटल घास खाएंगे, ठीक है, पत्ते खाएंगे उसके, राइट। तो ये है ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर सकती है कुछ केमिकल्स उसके, और किसको हार्म कर सकते हैं, कैटल को हार्म कर सकते हैं, राइट। जब कैटल ने खा लिया पत्ते, किसी GM क्रॉप के पत्ते खा लिया कैटल ने, कैटल को नुकसान करेगा, हम उसका दूध पिएंगे, हमें भी नुकसान करेगा, राइट। कुछ केमिकल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन तो क्या करें हम, बताइए, क्या यूज ना करें? अगर हमने इतने सारे फायदे देखे हैं, डेवलप कंट्रीज को यूज भी कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलप कंट्री GM टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हैं, GM क्रॉप यूज भी कर रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, USA, ये सारे देश यूज कर रहे हैं, तो क्या हम इसको यूज ना करें? आप बताइए, हमें यूज तो करना है, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ फूड, ठीक है। एक तो फूड की डिमांड बढ़ रही है, एक तो जब फूड की डिमांड बढ़ रही है तो हमें उनको भी पूरा करना है, न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ रही है, उनको भी पूरा करना है, और लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है, लेकिन फूड तो हमें सबको देना है, तो हमें GM क्रॉप अपनाना ही पड़ेगा, राइट। तो जब इतने सारे समस्याएं हैं तो इनका एक वे आउट क्या है, GM क्रॉप ही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू देना है, क्वालिटी फूड देना है,
एग्रीकल्चरल लैंड की कमी हो रही है, और फूड तो सबको देना है, खाना तो सबको खिलाना है। इसके लिए क्या है, वे आउट क्या है, वे आउट है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप तो हमें अपनाना ही होगा, क्योंकि अगर जीएम क्रॉप नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और हम पीछे रह जाएंगे और इतनी सारी पॉपुलेशन को हम फूड भी नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। इतने सारे जो फायदे हमने पढ़े हैं वो सब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद आप देख लीजिए हमारे यहाँ क्या था। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद इंडिया अपने देश के लोगों को खाना नहीं खिला सकता था, फूड की कमी पड़ गई थी हमारे पास, है ना। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिनका अभी रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले वो दो तीन साल पहले वो एक्सपायर हो गए हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन, निपटना क्या, हमारी लोकल साइड मतलब लोकल लैंग्वेज में अवधी है, हमारी लोकल लैंग्वेज, तो अवधी में निपटना बोल देते हैं। ठीक है, तो आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, एम.एस. स्वामीनाथन जी के लिए। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक उनको कहा जाता है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन। तो जब आज़ादी के बाद इंडिया में फूड की कमी पड़ गई थी, अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा था देश के पास इतना ज़्यादा अनाज नहीं था। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी के प्रयासों से क्या हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन जी के प्रयासों से हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके तहत पैदावार में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई। हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पौधे मतलब ज़रूरत के हिसाब से अनाज उगाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो हुआ क्या, अभी वर्तमान में, ये तो उस टाइम की चुनौती है, उस टाइम हमने इसको काबू कर लिया, लेकिन अभी जो फूड की बढ़ती डिमांड है, न्यूट्रिशन की बढ़ती डिमांड है, उसका वे आउट यही है, वे आउट जीएम क्रॉप ही है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। राइट, तो हमें वो ग्रीन रिवॉल्यूशन 3 और जीएम क्रॉप कैन बी ग्रीन रिवॉल्यूशन 2, वो पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, और जीएम क्रॉप को हम दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन के तौर पे हमें देखना होगा, और साथ ही हमें जीएम टेक्नोलॉजी अपनानी होगी प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग के बाद। राइट, तो अगली लाइन लिखिए, रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट मस्ट बी वेरीफाइड, रीजन बिहाइंड प्रोटेस्ट मस्ट बी वेरीफाइड। आफ्टर वेरिफिकेशन the way out must be there, the way out must be there, because the future is, because our future is genetically modified crop, या फिर our future is GM crop. Reason of, next line, reason of protest must be verified and addressed. ठीक है, तो वे आउट आपको निकालना होगा ना, यूपीएससी में आपकी स्मार्टनेस के साथ साथ एक तरीका आप क्या निकाल रहे हैं, राइट, वो भी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हालांकि लंबी हो गई थोड़ा, अगर इसको ऑफलाइन क्लास में इतना लेना होता तो 3.5 घंटे कम से कम लगते, 3 से 3.5 घंटे जरूर लगते, राइट। लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें फर्जी की ज़्यादा बातें होती नहीं है, केवल कंटेंट डिलीवरी होती है। हालांकि बीच बीच में आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ बोल देता हूँ, लेकिन काफ़ी मतलब मुझे खुद मज़ा नहीं आता है, लेकिन बोलना पड़ता है, राइट, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि कैमरे के सामने आप क्या ही बोलोगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करते रहिए। और बायोटेक्नोलॉजी का आज एक और चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी थी, राइट, प्लांट्स के बारे में जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टेम सेल, दैट इज पार्ट ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा स्टेम सेल होगा। ये आज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जीएम क्रॉप हम लोग फिनिश कर दिए, राइट। कल जो हमारा चैप्टर होगा कौन सा होगा, स्टेम सेल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टेम सेल, बहुत मजा आएगा आपको, राइट। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच।